नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है और संसद के आगामी सत्र से ठीक पहले यह बात कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में पूरी तरह सच साबित होती दिख रही है। 2 महीने पहले यानी अप्रैल के महीने में जब परिसीमन बिल और महिला आरक्षण जैसे बड़े विधेयकों पर चर्चाएं गर्म थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व और उसके प्रवक्ता एक अलग ही आक्रामक मुद्रा में थे। उस समय विपक्ष को लग रहा था कि वे संसद के भीतर सरकार को घेरने और संख्या बल के मामले में पटखनी देने की स्थिति में है। कांग्रेस के बड़े नेता सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रहे थे कि वे इस बिल को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे और सरकार को पीछे हटने पे मजबूर कर देंगे। लेकिन आज 2 महीने बीतने के बाद स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। कांग्रेस न केवल अपने गठबंधन सहयोगियों के बीच अलग थलग पड़ती दिख रही है, बल्कि खुद पार्टी के भीतर भी असंतोष और उथल पुथल का माहौल है। आज संसद के भीतर संघर्ष करने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वह आक्रामक होकर बीजेपी पे हमला करने के बजाय इस रक्षात्मक रणनीति पर विचार कर रही है कि संसद में होने वाली संभावित हार के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। 10 जनपद की बैठक और पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप का मंथन आगामी मानसून सत्र में सरकार का सामना करने और अपनी रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक 10 जनपद पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने की। उच्च स्तरीय बैठक में कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर और मनीष तिवारी, जयराम रमेश, गौरव गोगोई, कुमारी शैलजा और मणिकम टैगोर मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि संसद के आगामी सत्र में कांग्रेस किन विधेयकों या मुद्दों का पुरजोर विरोध करने की स्थिति में है और किन पर उसे पीछे हटना पड़ सकता है। बैठक में इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया गया कि परिसीमन बिल पर कांग्रेस के पास सरकार को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। बैठक में यह मंथन भी हुआ कि किन मुद्दों पर विपक्ष के अन्य दलों का साथ मिल सकता है। कांग्रेस ने पाया कि परिसीमन जैसे जटिल और दूरगामी प्रभाव वाले बिल पर सीधे तौर पर भिड़ने के बजाय बीच का रास्ता निकालना या प्रक्रियात्मक आपत्तियां दर्ज कराना अधिक सुरक्षित होगा। इसके अलावा पार्टी के भीतर कई सांसदों की नाराजगी और संभावित क्रॉस वोटिंग के खतरों पर भी आंतरिक रूप से चिंता व्यक्त की गई। 10 जनपद की बैठक में बनी सहमति के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने मांग की कि परिसीमन बिल पर चर्चा करने और आम सहमति बनाने के लिए सरकार को तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। साथ ही विपक्ष को इस बिल के प्रावधान और उसकी रूपरेखा को ठीक से समझने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यह कदम कांग्रेस के रुख में एक बड़ा यू टर्न दर्शाता है। जब अप्रैल में सरकार इस बिल की रूपरेखा या इसके संकेत लेकर आई थी, तब कांग्रेस नेतृत्व को सर्वदलीय बैठक की याद नहीं आई थी। उस समय 50% सीटों का फार्मूला और महिला आरक्षण के प्रावधानों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से खारिज करने के मूड में थी। विपक्ष ने तब अपनी पूरी ताकत यह दिखाने में लगा दी कि वे एकजुट हैं और सरकार के इस कदम को संसद में गिरा देंगे। लेकिन 2 महीने के भीतर जब उन्हें जमीन खिसकती नजर आई, तब वे सीधे मुकाबले के बजाय चर्चा और सर्वदलीय बैठक की मांग करने लगे हैं, जिसे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का बैकफुट पे आना मान रहे हैं। संसद में कांग्रेस की नई रणनीति वॉकआउट का रास्ता। संसद के भीतर जब किसी दल को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मत विभाजन के दौरान जीत नहीं सकता, तो वह अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों पर काम करता है। कांग्रेस भी आगामी सत्र में इसी तरह की रणनीति अपनाने की योजना बना रही है। कांग्रेस को पता है कि परिसीमन बिल पर यदि वोटिंग होती है तो सरकार के पक्ष में भारी बहुमत जाएगा। ऐसे में हार का सीधा ठप्पा लगने से बचने के लिए कांग्रेस अग्रिम मोर्चे पे लड़ने भिड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी संसद में यह दिखा सकती है कि वह बिल की मूल भावना के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह उसके कुछ विशेष प्रावधानों जैसे राज्यों के बीच सीटों के असंतुलन पर आपत्तियां जता रही है। वोटिंग का सामना करने के बजाय कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, कांग्रेस तकनीकी रूप से यह कह सकेगी कि उसने बिल का समर्थन नहीं किया। दूसरा, सदन की कुल संख्या कम होने से बीजेपी को बहुमत साबित करने में
और आसानी हो जाएगी और कांग्रेस को सीधे तौर पर फ्लोर पे शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक बदलाव वाले बिल पर हारने के बजाय कांग्रेस अपना पूरा ध्यान उन मुद्दों पे लगाना चाहती है जहां वह सरकार को सार्वजनिक रूप से असहज कर सके। इनमें शामिल है पेपर लीक, नीट नेट विवाद, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना, महंगाई और बेरोजगारी, जनता से जुड़े अस्थायी मुद्दे जिन पे सरकार को घेरा जा सके, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग नीतियां और आर्थिक विसंगतियां, राम मंदिर के चढ़ावों में कथित विसंगतियां, चोरी, स्थानीय या भावनात्मक मुद्दे को भी कांग्रेस ने संसद में हंगामे की अपनी सूची में रखा है ताकि हिंदी बेल्ट में वह आक्रामक दिख सके। कांग्रेस की इस कमजोर स्थिति का सबसे बड़ा कारण विपक्षी इंडिया गठबंधन के भीतर आ रही दरारें हैं। 19 तारीख को विपक्ष के इस गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि सभी प्रमुख घटक दल इसमें शामिल होंगे या संसद के भीतर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े क्षेत्रीय दलों ने अपनी राजनीतिक हितों को देखते हुए अपने रुख बदले हैं। गठबंधन में लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सहयोगियों में से एक डीएमके इस समय कांग्रेस से बेहद नाराज बताई जा रही है। डीएमके के सांसद और एमके स्टालिन कांग्रेस के तौर तरीकों से खुश नहीं हैं और वे कांग्रेस के साथ बैठकों या संसद में उनके नेतृत्व में रणनीतियों का हिस्सा बनने से कतरा रहे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि परिसीमन बिल को लेकर डीएमके की बीजेपी के साथ परोक्ष बातचीत शुरू हो चुकी है। पहले इस बिल को सिरे से खारिज करने वाली डीएमके के नेताओं ने अब कहना शुरू कर दिया है कि सरकार की तरफ से जो भी आधिकारिक प्रस्ताव या फार्मूला आएगा वे उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। डीएमके ने तो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संसद में कांग्रेस के नेतृत्व वाले ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की भी मांग की है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भले ही राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेता के रूप में दिखती हो, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी इस समय आंतरिक बिखराव से जूझ रही है। संसद सत्र से ठीक पहले पार्टी के कई वरिष्ठ चेहरों और करीबियों ने साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी के बेहद कर्मी माने जाने वाले मदन मित्रा ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है। संसद के भीतर ममता बनर्जी के पास अब वह संगठित ताकत नहीं बची है जो पहले हुआ करती थी। महाराष्ट्र की राजनीति में भी समीकरण तेजी से बदल रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन की तरफ जाने की तैयारी में है, जिसपे 20 तारीख को स्पीकर का फैसला आना है। यदि ऐसा होता है तो उद्धव गुट के पास संसद में केवल 3 सांसद बचेंगे। उद्धव गुट के प्रमुख रणनीतिकार संजय राउत ने भी बयान दिया है कि वे परिसीमन बिल का अध्ययन करेंगे और कुछ शर्तों के साथ इसका समर्थन कर सकते हैं। दूसरी ओर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का रुख पहले ही नरम हो चुका है। शरद पवार और सुप्रिया सुले पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि देश हित और बड़े संवैधानिक सुधारों के मुद्दे पर वे सरकार के रुख का विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, क्योंकि उनका मुख्य राजनीतिक लक्ष्य यूपी में बीजेपी का विरोध करना है। हालांकि इस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी अंदरूनी तौर पे सीटों के बंटवारे और राज्य स्तर पर प्रभुत्व को लेकर टकराव चल रहा है। अखिलेश यादव खुद को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वे संसद में कांग्रेस के पीछे खड़े होने के बजाय अपनी स्वतंत्र लाइन लेना पसंद करेंगे। हालांकि राम मंदिर से जुड़े विवादित मुद्दों पे वे कांग्रेस के साथ सुर मिला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में सरकार को किसी भी संवैधानिक संशोधन या बड़े बिल जैसे परिसीमन को 2/3 बहुमत से पास कराने के लिए लोकसभा में 360 प्लस सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि सदन की पूर्ण क्षमता मौजूद हो। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो बीजेपी और एनडीए ने विभिन्न क्षेत्रीय दलों के परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन से इस जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर लिया है। यदि संसद सत्र के दौरान कांग्रेस, टीएमसी या कुछ अन्य विपक्षी दल मतदान का बहिष्कार कर देते हैं तो सदन की प्रभावी संख्या घट जाएगी। उदाहरण के लिए यदि प्रभावी संख्या घटकर कम हो जाती है तो बिल को पास कराने के लिए आवश्यक कोटा भी 360 से घटकर 345-350 के आसपास आ जाएगा, जिसे बीजेपी अपने दम पर और अपने कोर सहयोगियों के साथ बहुत आराम से हासिल कर लेगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के भीतर मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे असंतुष्ट नेताओं की उपस्थिति के कारण क्रॉस वोटिंग की संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।
इस मानसून सत्र में सरकार जिन बड़े विधायी बदलावों की तैयारी में है, उनमें प्रमुख रूप से 3-4 विधेयक शामिल है। परिसीमन विधेयक, इसके तहत देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है, जिसमें 50% सीटों की वृद्धि का फार्मूला भी शामिल हो सकता है। महिला आरक्षण विधेयक, सीटों के पुनर्निर्धारण के साथ ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को जमीन पर लागू करने की रूपरेखा तय होगी। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि इसकी एक निश्चित समय सीमा है। हालांकि इस बिल को संसद में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजे जाने की पूरी संभावना है ताकि विस्तृत कानूनी जांच हो सके। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लाने की चर्चाएं भी जोरों पर है। यदि यह विधेयक भी सदन में आता है तो इसे भी व्यापक विचार विमर्श के लिए जेपीसी को भेजा जा सकता है। कांग्रेस द्वारा परिसीमन बिल का पुरजोर विरोध करने के पीछे कोई दक्षिण भारत के प्रति विशेष प्रेम या सैद्धांतिक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे शुद्ध रूप से राजनीतिक अस्तित्व का डर है। परिसीमन के बाद सीटों के गणित में जो बदलाव आएगा, वह कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों और बीजेपी के मुकाबले बेहद कमजोर स्थिति में ला खड़ा करेगा। परिसीमन के बाद उत्तर और मध्य भारत के बड़े राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में भारी वृद्धि होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सीटें बढ़कर लगभग 120 हो सकती है, बिहार में सीटें बढ़कर 60 से अधिक हो सकती है, महाराष्ट्र में सीटें 70 से अधिक हो सकती है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे विशाल राज्यों में कांग्रेस की सांगठनिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहता है, जबकि बिहार में बीजेपी जेडीयू बनाम आरजेडी की लड़ाई है। इन राज्यों में सीटें बढ़ने का सीधा फायदा या तो बीजेपी को होगा या फिर वहां के मजबूत क्षेत्रीय दलों जैसे सपा आरजेडी को होगा। कांग्रेस इन राज्यों में लगभग 0 या एकल अंक की सीटों पर सिमटी हुई है। कांग्रेस को असल समस्या बीजेपी की ताकत से उतनी नहीं है जितनी इस बात से है कि वह क्षेत्रीय दलों के सामने बहुत कमजोर हो जाएगी। यदि भविष्य में कभी बीजेपी कमजोर भी होती है तो इन बड़े राज्यों में क्षेत्रीय दल अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे मजबूत होकर उभरेंगे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस केंद्र में एक मजबूत राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों की वैशाखी या उनके राजनीतिक दबाव में काम करने वाली एक छोटी सहयोगी पार्टी बनकर रह जाएगी। वर्तमान में कांग्रेस मुख्य रूप से केरल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों से अपनी सीटें ला पाती है। तमिलनाडु में वह पूरी तरह से डीएमके के रहमकरम और गठबंधन पर निर्भर है। परिसीमन के बाद यदि उत्तर भारत का पलड़ा भारी होता है तो दक्षिण भारत के भरोसे केंद्र की राजनीति करने की कांग्रेस की रणनीति पूरी तरह विफल हो जाएगी। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी या महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों को अंदरूनी तौर पे अपने अपने राज्यों में सीटें बढ़ने से कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जमीन पे उनका कैडर मजबूत है। लेकिन कांग्रेस इस नए भौगोलिक राजनीतिक बदलाव में खुद को पूरी तरह अप्रासंगिक होते हुए दिख रही है। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले भारतीय राजनीति का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। 2 महीने पहले तक आक्रामक दिख रही कांग्रेस आज अपने सहयोगियों के बिखराव, अपनी ही पार्टी के भीतर असंतोष और संसद के भीतर बीजेपी द्वारा जुटाए गए 360 प्लस के प्रचंड संख्या बल के कारण पूरी तरह अलग थलग पड़ चुकी है। राहुल गांधी भले ही अपनी विदेशी यात्राओं से मन शांत करके लौट आए हो, लेकिन संसद के भीतर उनके सामने एक बहुत बड़ी विधायी और राजनीतिक हार खड़ी है। कांग्रेस की वर्तमान रणनीति केवल इस बात पर केंद्रित है कि वह संसद में सीधे मतदान की शर्मिंदगी से बचते हुए वॉकआउट या प्रक्रियात्मक विरोध के जरिए अपनी संभावित हार के प्रभाव को कितना कम कर पाती है। यह सत्र संसदीय इतिहास और देश के राजनीतिक भूगोल को बदलने वाले फैसलों का गवाह बनने जा रहा है, जहां विपक्ष की भूमिका बेहद सीमित और रक्षात्मक नजर आ रही है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।